हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अब आपको तीनों मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पहली वाली वीडियो है जिसमें मैं पहले मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जा करके सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसे देख सकें और उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जा करके ज्वाइन कर लो। इस वीडियो का पीडीएफ मैं वहां पर दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पे मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाता हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले भी वीडियो में बताया रखा था कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट फैक्टर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कहा जाता है कि वो लैंड होता है। आपको किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ती है। जहां आप अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हो, जहां आप अपने प्लांट्स लगाते हो, वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि किसी भी, जैसे आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लें तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनका ऑफिस, उनकी वेयर हाउस, ये हर एक जगह पर होती है। तो कहा जाता है कि अगर आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ये एसेंशियल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लैंड की बात करें, अब अक्सर आप लोग पढ़ते हैं तो लैंड आप सोचते हैं जमीन से इसका मतलब होता है। बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये समझना है तो आपको समझना होगा। यहां पर मैं आपको मेंशन कर दूं कि लैंड में इकोनॉमिक्स क्या कंसीडर करता है। तो सबसे पहली बात, लैंड में वो सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं जो नेचर ने हमको फ्री में गिफ्ट कर रखी हैं। जैसे आपका रिवर हो गया, अगर आपकी रिवर है वो आपका लैंड कंसीडर की जाएगी आपके लिए। अगर आपको अ पीस ऑफ लैंड जिसको हम कह सकते हैं, वो आपके लिए लैंड में कंसीडर किया जाएगा। आपको हवा, वो आपको लैंड में कंसीडर की जाएगी, क्योंकि वो आपको नेचर ने गिवन कर रखी है। उसके लिए आपने कोई इफर्ट नहीं किया है, उसके लिए आपने कोई जद्दोजहद नहीं कर रखी है, वो आपको इजिली अवेलेबल है नेचर में। तो हम लैंड में उन सारी चीजों को कंसीडर करेंगे। ओके, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे दें। क्या अगर मैं कहूं कि नहर को और नदी को, इन दोनों में से कौन हमारे लिए लैंड होगा और कौन हमारे लिए कैपिटल होगी? इज दैट क्लियर? यानी कि कैनल और रिवर में से कौन सी कैपिटल है और कौन सी लैंड कंसीडर की जाएगी? आपको नीचे कमेंट में आपको मुझे बताना है, और बताना विद रीजन बताना है कि क्यों ऐसा है कि नहर को इसमें कंसीडर करेंगे और रिवर को दूसरे पार्ट में। ओके, दूसरा अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर की बात हम अगर करें तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो है आपका, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक एक्टिव फैक्टर माना जाता है। समझ लो इस बात को। अब एक्टिव से क्या मतलब है इसको मैं बता दे रहा हूं। देखो भाई, कोई एक ऐसा आदमी होगा जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को इकट्ठा करता है। ठीक है, कोई एक ऐसा होता है जो लोगों को, इन तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा करता है, इन तीनों को। ठीक है, अब यहां बात समझने वाली है कि ये एक्टिव क्यों है, क्योंकि यही सबसे पहले रिस्क बेयर करने का काम करता है। यही सबसे पहले आता है और कहता है कि मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए और मैं कैपिटल लगाऊंगा। तो इसलिए इसको एक्टिव कहा जाता है। बिना इसके आप इन तीनों को देखेंगे ये इनएक्टिव पोजीशंस में होती हैं, इनसे इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक्टिव होता है। एंटरप्रेन्योर को आप उद्यमी भी कह सकते हैं। आप इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे एक सिंपल वे में अगर कहें तो जो भी कंपनी एस्टैब्लिश होती है उसका जो मालिक होता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर को तो आपको पता है। अब लेबर में भी कुछ इकोनॉमिक्स के बच्चे होते हैं जो कंसीडर करते हैं सर लेबर तो हम वही कंसीडर करेंगे जो ये मिट्टी और ईंटें और घर बनाने का काम करते हैं। अक्सर जनरल लैंग्वेज में हमने लेबर का काम कर दिया। तो मैं यहां पर आपका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स कहती है कि मैं लेबर उन सब लोगों को कंसीडर करूंगी जो काम करते हैं। ठीक है,
जो काम करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मनी, फॉर द अर्निंग्स, ठीक है। तो अगर आपके पापा ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं या आपके घर का कोई बंदा है जो एक अच्छी पोस्ट पे है और ऑफिस में बैठ के काम करता है, तो वो भी लेबर कंसीडर किया जाएगा। और एक लेबर जो मिट्टी और गारे का काम करता है, जो घर बनाने में काम आते हैं लेबर लोग, वो भी यहां पर लेबर कंसीडर किए जाएंगे। इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करती है इकोनॉमिक्स। अब हम बढ़ते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल के बारे में कहा जाता है कि कैपिटल ब्लड होती है किसी भी बिजनेस का, अगर ये ब्लड नहीं होगा तो बिजनेस मर जाएगा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर बताने का क्या पर्पस है? अब यहां बताने का पर्पस ये है कि इनकम मेथड में इन 4 फैक्टर्स की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड से, वहां पर आपको इन फैक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। यहां पर मैंने कहा है, देखो, अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग up all the income generated in the course of producing national product। अब यहां पर समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने पीछे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों पढ़ाया था। भाई देखो, ये जो इनकम होती है ये जनरेट होती है, तो इसको कमाने वाले होते हैं यही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको कमाते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि ये जो इनकम जनरेट हो रही है वो हो रही है प्रोड्यूसिंग नेशनल प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हम लेबर हायर करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। तो उन सबके जो इनकम जनरेट हो रही है उसको अगर आप ऐड कर लो तो वो नेशनल इनकम बनाने के काम आएगी। अब यहां पर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर जो इनकम है वो है क्या? तो मैं पीछे वाली स्लाइड पे एक बार फिर आपको लेके चलता हूं और यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनकम क्या है। तो यहां पर देखो, मैंने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए थे। इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, ठीक है। इनका एक रिम्यूनरेशन है, उस रिम्यूनरेशन को हम कोई नाम देते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको जो इनकम मिलती है उसको हम कहते हैं वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क वेयर कर रहा है। कैपिटल पे आपको मिलता है इंटरेस्ट। अगर आपने 12th में कॉमर्स साइड ले रखा होगा तो आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे। यहां पर लेबर की बात करें, लेबर को मिलती है वेजेस। क्या मिलती है? वेजेस। और लैंड पे क्या मिलता है? लैंड पे मिलता है रेंट। आपको क्या मिलता है? रेंट, या कहीं कहीं आपको रॉयल्टी कहीं लिखी मिलती हुई है, ठीक है। तो रेंट, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ये 4 इनकम है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूं। यहां पर मैंने कहा था ना कि इनकम जनरेट हो रही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें नेशनल इनकम को। तो इस मेथड के अंदर आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना होता है। क्या क्या क्लासिफिकेशन करना है? सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना होता है इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस, अगर मैं बात करूं एक इकोनॉमी में कितने इंटरप्राइज होते हैं तो उसको ब्रॉडली कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करूं तो ब्रॉडली देखने को मिलता है कि हमारे पास एक होते हैं हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम कृषि कह सकते हैं, कि जो नेचर से हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अदर इंडस्ट्रीज को, जैसे खेती हो गया आपका, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गई, ये सारी चीजें आपकी आ गई प्राइमरी सेक्टर में। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर के प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी सेक्टर। अब आते हैं बात, तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। बेसिकली इसको कहा जाता है कि ये सर्विस सेक्टर कहा जाता है। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जितनी भी सर्विस प्रोवाइड कंपनीज हैं, वो टर्सरी सेक्टर के अंडर कंसीडर की जाती हैं। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर में आप देखते होंगे जितने भी गुड्स एंड सर्विस, गुड्स प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में, और प्राइमरी सेक्टर में हमारी कृषि आ गई, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम कैटेगरी। सबसे पहले हमने इंटरप्राइजेस को कैटेगराइज कर लिया, उसके बाद अब हम इनकम को कैटेगराइज करेंगे। यहां पर मैंने बताया है आपको कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। यहां पर मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं, लेकिन इनकम को आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। मेनली लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, जिसको आप एंटरप्रेन्योर भी कहते हो। अकॉर्डिंगली फैक्टर पेमेंट कंप्राइज रेंट, जो मैंने आपको पीछे बताया भी था, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 इनकम जनरेट होती हैं। In national income accounting, factor of production are classified into 2 primary factors। लेकिन जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पर आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 प्राइमरी सेक्टर्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। वो होता है लेबर और कैपिटल। अब लेबर और कैपिटल का क्या मतलब है? देखो भाई, इनकम मेथड कहता है कि मैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको मेनली 2 प्राइमरी सेक्टर्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक होता है हमारा लेबर और एक होता है हमारा कैपिटल, जिसको इकोनॉमिक्स में के से डिनोट किया जाता है, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं कि लेबर और कैपिटल, तो एंटरप्रेन्योर कहां चला गया और लैंड कहां चली गई? हम इसको कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हमें कोई फॉर्मूला या कोई भी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना होता है तो वहां पर हमें दो फैक्टर लेकर के करने होते हैं। अक्सर अगर आप कॉब डगलस का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने लेबर और कैपिटल को ही लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोल अदा करते हैं, जो रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में, वो होता है लेबर और कैपिटल। इन्हीं दोनों के आप रेशियोज निकालते हो और उसी रेशियोज के बेसिस पे चेक करते हो कि आपके प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर लिखा हुआ है, सो फैक्टर इनकम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? देखो यहां पर, अब यहां कंफ्यूज मत होना, ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज और सर आपने बताया 2 कैटेगरीज, नहीं, मैंने कहा कि मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेबर एंड कैपिटल, और उनकी इनकम को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, विच इज लेबर इनकम, अगला है कैपिटल और प्रॉपर्टी इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। चलो एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लेबर इनकम या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक बात ध्यान रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और लेबर इनकम, जब आपको क्वेश्चन गिवन होंगे तो इन दोनों में से किसी एक की बात की गई होगी। ठीक है, अक्सर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखने को मिलता है। तो अब ये क्या है, लेबर इनकम या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना करके आपको समझाने की कोशिश की है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बेसिकली 3 चीजें कंसिडर की जाती हैं। पहली होती है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यहां पर कैश को ध्यान देना, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और तीसरा आता है कंपनसेशन इन काइंड। अब ये क्या है, तो यहां पर देखो, एक लेबर को जो वेजेस मिल रही है और सैलरी मिल रही है और जो वो कैश में मिल रही है ना, इन दोनों को कैश में कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, कैश में जो मिल रही है आप उसको पिक कर लो। यहां पर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका क्या मतलब है, आपके पापा अगर जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा पीएफ नाम की एक चीज होती है, ठीक है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कि आपकी सैलरी का एक पार्ट हमें स्टार्टिंग से ही आपकी सैलरी से काट लिया जाता है और उसको रखे रहता है, कब तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते, और जितना पार्ट आपकी सैलरी से काटा जाता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली जहां तक मुझे याद था, अब परसेंटेज चेंज हो गई होगी, मुझे आई एम श्योर नहीं हूं मैं इसके बारे में, मैंने जब पढ़ा था तो 12% के बारे में बताया जाता था कि 12% जो है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में भी। ठीक है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में एग्जांपल आप समझ गए। अब आते हैं कंपनसेशन इन काइंड। अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको पता होगा आपकी बेसिक सैलरी कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि अदर बहुत सारी सर्विसेज आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे आपको रहने के लिए घर दे दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल उसने खुद का खोल रखा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें आप टाटा में देख सकते हैं। टाटा क्या करता है कि जो जहां भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहां पर उसका खुद का स्कूल होता है, वो हॉस्पिटल छोटा सा खोल के रखते हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दिला सकें और अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। वो सारी चीजें आपकी इसमें कंसीडर की जाती हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी इनकम का पार्ट है ना। अगर आपको ये सारी चीजें ना दे रही होती कंपनी तो उसके बदले आपको पैसा देती। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज नहीं बताना चाहूंगा, नहीं क्या, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, एक आपने सुना होगा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। कौन से टैक्स के बारे में सुना है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बारे में सुना है। ये जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है ना, ये गवर्नमेंट इसी चीज इम्पोज किया जाता है। ये टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बेसिकली उस पर लगता है कि बेसिक सैलरी के एवज में आपने जितनी भी चीजें अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की हैं उस पर भी हम टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, और इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एक बात यहां ध्यान देनी है कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पर वेजेस दे रखी होगी, सैलरी अलग दे रखी होगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखा होगा और कंपनसेशन इन काइंड दे रखा होगा। आपको इन तीनों चीजों को जोड़ देना है, तब आपको मिल जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहां पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है जो कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, और ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दे लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एम्प्लॉयर्स लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉय लिखा हुआ है। तो इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर दोनों दे रखा है। बच्चे क्या करते हैं, जिनको ध्यान में रहता है कि हाँ यही लेना होता है, वो गलती से एम्प्लॉयर वाला छोड़कर एम्प्लॉय का ले लेते हैं, और जिनको नहीं पता होता वो दोनों ऐड कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है,
अब ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ गई, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का दूसरा नाम मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको बता रखा था, नहीं पता तो देख लो, कैपिटल और प्रॉपर्टी इनकम, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस में कंसीडर करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनता है? अब क्वेश्चन में आपको या तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन कर रखा होगा, या तो आपको ये सारे आइटम्स अलग अलग करके गिवन होंगे, तो आपको ये ऐड करना है। समझ गए कैसे करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनेगा? देखो भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम जो होती है और एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। कैसे होगी? देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे होती है? आपको भाई रेंट मिल सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे, इंटरेस्ट मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकती है। मैंने कहा था ना, लैंड पे आपको रॉयल्टी मिलती है। अगली बात कहते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप से कौन कौन सी इनकम मिलती है भाई? एक तो डिविडेंड मिलती है, आपको पता होगा, अगर आप इक्विटी शेयर्स कैपिटल खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक कहे जाते हैं, तो आपने जो मालिकाना हक अदा किया है उसके बदले आपको डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, तो वो आपकी इनकम हो गई। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी यहां पर गलती हो गई, यहां पर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, यहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात की गई है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? जब कंपनीज अपना प्रॉफिट कमाती हैं तो वो सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे ना बांट करके कुछ प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा वो रख लेती हैं अपने पास और उसको इन्वेस्ट कर देती हैं बिजनेस में, ठीक है। और अब अगर ये बिजनेस में इन्वेस्ट होता है तो इसको और क्या कहते हैं? इसको आप दूसरी लैंग्वेज में रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। यानी आपको जो अर्निंग हुई, आपने उसको फिर से रिटेन कर दिया, फिर से बिजनेस में लगा दिया, जिससे आपके शेयर्स की वैल्यू, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं। तो अगर ये ना लगाए गए होते तो भी हमारा एक प्रॉफिट है, एक हमारी इनकम है। और एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स, आप खुद सोचो, आपने एक वर्ड पढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या पढ़ा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। जो प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स अगर आपने ना दिया होता तो आपकी इनकम का एज अ पार्ट माना जाता? बिल्कुल माना जाता, क्योंकि हमने अभी टैक्स दिया ही नहीं है, तो हमारी इनकम में इंक्लूड है, इसलिए हम उसको इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में ऐड कर लेते हैं। और जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो इन दोनों हेड को आपको क्या करना है? ऐड करना है, और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। इज दैट क्लियर? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम के बारे में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मिक्स्ड इनकम इज कंपोज्ड ऑफ लेबर इनकम एंड कैपिटल इनकम ऑफ दोज पर्सन हु प्रोवाइड बोथ। यहां पर आपको ध्यान देना है, ये बोथ के बारे में कहा जा रहा है, बोथ लेबर एंड कैपिटल सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहां पर बोथ का मतलब क्या है? बोथ का मतलब ये है कि ऐसे पर्संस भी एग्जिस्ट करते हैं जो लेबर और कैपिटल दोनों ही अपनी प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? लेबर हायर करता है, कैपिटल लगाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लेबर और कैपिटल दोनों ही खुद की प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने मार्केट देखा है, मार्केट में बहुत सारी परचून की दुकानें देखी हैं जिनको हम सोल ट्रेड कहते हैं। सोल ट्रेड में बेसिकली क्या होता है? जो उसका ऑनर होता है वही लेबर करता है, यानी उसका लेबर खुद का अपना होता है, वो खुद काम करता है और अपनी खुद की कैपिटल लगा करके काम करता है। तो मार्केट में ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इनकी इनकम को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कहा जाता है कि ये मिक्स्ड इनकम में आते हैं क्योंकि इन्होंने सारी चीजें खुद ही कर ली हैं, ठीक है। तो ये मिक्स्ड इनकम का पार्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या है? एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। आपको अब क्या करना है? अब ये करना है कि मैंने पीछे आपको जितना भी पढ़ाया है, जितनी तीन तरह की इनकम मैंने आपको बताई है, वो तीनों इनकम आपको ऐड कर लेनी है। उन तीनों इनकम को आपको ऐड करना है। जैसे मैंने यहां पर बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस, मैंने यहां पर बताया फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। क्लियर है? अब जब डोमेस्टिक फैक्टर इनकम आपको मिल गया तो इजी है आपके लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है? आपको एनएफआईए निकालना है। एनएफआईए आपको बता रखा था कि x माइनस एम होता है, x माइनस एम होता है। x माइनस एम का मतलब क्या होता है सर? देखो भाई, x का मतलब होता है एक्सपोर्ट और m का मतलब होता है इंपोर्ट। तो x माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिससे आप एनएफआईए निकाल लेंगे। क्योंकि आपको नेट बनाना है ना, मैंने कहा था नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब ही क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है सर एनएनपी। क्या होता है? एनएनपी। और जब आपको डोमेस्टिक को नेट में बनाना होगा तो आपको एनएफआईए की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा था ये जो तीन फैक्टर, तीन इनकम आप जोड़ोगे उससे डोमेस्टिक निकल के आएगी। जब उसे आपको नेशनल में बनाना होगा तब आपको क्या करना होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना होता है? प्लस करना होता है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? तो बस
अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद की आपकी इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल लेंगे आप। क्या फॉर्मूला है भाई, देख लेते हैं। देखो यहां पर मैंने 3 जो हेड बताए थे इनकम के, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कैपिटल इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड किया और इसके साथ एनएफआईए ऐड करके आपने क्या कर दिया, नेशनल इनकम निकाल लिया। बहुत इजी था कि नहीं था? देखो कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप किसी भी चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और एक बात और है, देखो नेशनल इनकम के 3 मेथड है, तीनों मेथड में से नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, सबसे जल्दी यही सॉल्व करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जहां भी दे रखा हो फटाफट इसको ऐड करो, और ऐड करने के बाद आप एनएनपी@एफसी पे डायरेक्टली आ जाओगे। इज दैट क्लियर? तो अब इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आप सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसके नोट्स नहीं पाओगे। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ ज्वाइन करो, और इस वीडियो का पीडीएफ मैंने वहां पर शेयर कर दिया है, जाके वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो मेरे वीडियोस को। तो अच्छे से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।